हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का डिस्कशन है, यानी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का हम लोग डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है जल संरक्षण। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जल संसाधन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जैविक संसाधन जीव मंडल यानी किसी जीव या जैविक पदार्थ से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे वन तथा पशु एवं उनसे प्राप्त हो सकने वाले पदार्थ। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला एवं पेट्रोलियम आदि इसी वर्ग में शामिल किए जाते हैं, क्योंकि ये विघटित जैविक पदार्थों से बनते हैं। शुद्ध जल जैविक संसाधन नहीं है। यह प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर पाया जाता है, क्योंकि पीने योग्य जल पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। अतः इसे संरक्षित करने के कई उपाय किए जाते हैं। विश्व जल दिवस मनाना उन उपायों में से एक उपाय है। विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। 2020 में इस दिवस का मुख्य विषय है जल एवं जलवायु परिवर्तन, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण व विकास सम्मेलन की बैठक में स्वच्छ जल के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। इसी तत्वाधान में 22 मार्च 1993 को पहला विश्व जल दिवस मनाया गया। 2003 से यूएन वाटर नामक एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत स्वच्छ जल संसाधनों, सफाई और जल से संबंधित आपदाओं के मुद्दों पर कार्य किया जाता है। 2019 में विश्व जल दिवस का मुख्य विषय था किसी को पीछे नहीं छोड़ना, यानी लिविंग नो वन बिहाइंड। जल संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण में कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों का भी योगदान है। राजेंद्र सिंह को भारत के जल पुरुष के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। राजेंद्र सिंह तरुण भारत संघ नामक गैर सरकारी संगठन के चेयरमैन हैं। 2001 में इन्हें रेमन मैक्सेस पुरस्कार और 2015 में स्टॉकहोम वाटर प्राइज दिया गया था। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न, विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? कुछ ही सेकंड पहले इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसका सही जवाब दीजिए। देखिए, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण व विकास सम्मेलन की बैठक में स्वच्छ जल के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। इस तत्वाधान में 22 मार्च 1993 को पहला विश्व जल दिवस मनाया गया। 2003 से यूएन वाटर नामक एक कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत स्वच्छ जल संसाधनों, सफाई व जल से संबंधित आपदाओं के मुद्दों पर कार्य किया जाता है। 2017 में विश्व जल दिवस का मुख्य विषय था अपशिष्ट जल यानी वेस्ट वाटर, और इस थीम के तहत अपशिष्ट जल को कम करने और इस जल का पुनर्चक्रण कर उसे उपयोग में लाने के लिए बनाने पर बल दिया गया। 2018 में विश्व जल दिवस का मुख्य विषय था जल हेतु प्रकृति यानी नेचर फॉर वाटर, जबकि 2019 में विश्व जल दिवस का मुख्य विषय था किसी को पीछे नहीं छोड़ना यानी लिविंग नो वन बिहाइंड। और 2020 में इस जल दिवस का जो थीम था वो क्या था? जल एवं जलवायु परिवर्तन, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। सेकेंड नंबर है, निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है? 4 ऑप्शन है, आप बताइए। देखिए, शुद्ध जल जो है जैविक संसाधन नहीं है, याद रखिएगा। जैविक संसाधन जीव मंडल यानी किसी जीव या जैविक पदार्थ से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे वन तथा पशु एवं उनसे प्राप्त हो सकने वाले पदार्थ। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम आदि इसी वर्ग में शामिल किए जाते हैं, क्योंकि ये विघटित जैविक पदार्थों से बनते हैं। शुद्ध जल जैविक संसाधन नहीं है। थर्ड नंबर है, इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, इसका सही जवाब क्या होगा? इसके बारे में हम लोगों ने कुछ ही सेकंड पहले जो है डिस्कस किया था। देखिए, राजेंद्र सिंह को भारत के जल पुरुष के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। राजेंद्र सिंह तरुण भारत संघ नामक गैर सरकारी संगठन के चेयरमैन हैं। 2001 में इन्हें रेमन मैक्सेस पुरस्कार और 2015 में स्टॉकहोम वाटर प्राइज दिया गया है। देखिए, इस प्रश्न का जो उत्तर है अंग्रेजी संस्करण में, इस प्रश्न के विकल्प बी में राजेंद्र सिंह की जगह राजेंद्र चौधरी दिया गया है। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से जो है बाहर कर दिया। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से जो है संबंधित हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता श्री चंडी प्रसाद भट्ट हैं, और इस आंदोलन में आंदोलनकर्ता पेड़ों से चिपककर उन्हें काटने से बचाते हैं, जबकि डॉक्टर सलीम अली प्रसिद्ध
पंछी विशेषज्ञ मतलब कि हैं, वैज्ञानिक हैं, ये पंछी विज्ञान विशेषज्ञ हैं। और जम्मू कश्मीर में उनके नाम से एक सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थापित भी किया गया है। देखिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है जल प्रदूषण एवं रोकथाम है, तो चलिए इसको भी कवर कर लेते हैं, छोटा ये टॉपिक है। देखिए आधुनिक युग में जल प्रदूषण एक विकट समस्या है। जल को कई विधियों से जीवाणु रहित किया जा सकता है, जैसे पहला विधि है ताप तथा अन्य भौतिक कारक के द्वारा, दूसरा विधि है पारावैज्ञानिक किरणों तथा रेडियोधर्मी आयन के द्वारा, और तीसरा है रसायनों द्वारा ऑक्सीकरण करके, जैसे ओजोन, आयोडीन एवं क्लोरीन के यौगिकों द्वारा। क्लोरेमीन तथा क्लोरीन डाइऑक्साइड भी जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए क्लोरीन गैस एवं ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। क्लोरीन गैस जल शोधन के प्राथमिक चरण में जीवाणुओं को निष्क्रिय करने का कार्य करती है। पारावैज्ञानिक विकिरण के द्वारा भी जल का शोधन किया जाता है। पारावैज्ञानिक विकिरण एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है। पारावैज्ञानिक विकिरण युक्त जल शोधन प्रणालियों में बिना किसी खतरनाक रसायन के प्रयोग से जल को कीटाणु मुक्त किया जाता है। यूवी किरणों के प्रयोग से जल के स्वाद, महक और रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। कोलकाता में पेयजल में संख्या प्रदूषण सर्वाधिक है, ध्यान रखिएगा। देखिए शुद्ध मिनरल वाटर की बोतलों की पैकिंग में अपनाई गई जो प्रक्रिया है इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए अशुद्ध जल को टैंक में भरकर फिटकिरी के द्वारा स्कंदन किया जाता है, जिससे भारी धातु और अघुलनशील पदार्थ पृथक हो जाते हैं। इसके 1 घंटे पश्चात क्लोरीनेशन होता है, यानी प्राथमिक विसंक्रमण किया जाता है। इसके बाद इसे सैंड फिल्टर यानी बालू फिल्टर से गुजारकर अघुलित अशुद्धियों का पृथक्करण कर लिया जाता है। इसके बाद इसे कार्बन फिल्टर यानी विक्लोरीनीकरण कर रंग और बदबू को दूर करके इसे जो है माइक्रो फिल्टर में गुजारा जाता है। इसके बाद माइक्रो फिल्टर से ये अल्ट्रावायलेट विसंक्रमण में गुजरता है, जिससे पानी शुद्ध हो जाता है और इसको बोतल में पैक कर बाजारों में उपयोग के लिए भेज दिया जाता है। ध्यान रखिएगा इसकी जो प्रोसीजर है। देखिए शहरी क्षेत्रों की जल संबंधी जरूरतें अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण से पूरी की जा सकती है। इससे जल का संरक्षण तो संभव होगा ही, साथ में अपशिष्ट जल को प्रयोग में भी लाया जा सकेगा। अपशिष्ट जल के प्रबंधन में राष्ट्रीय जल मिशन की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। साथ ही राष्ट्रीय जल मिशन के तहत ऐसे समुद्र तटीय शहर जिसके पास जल के अपर्याप्त वैकल्पिक स्रोत हैं, उनकी जल आवश्यकताओं की आपूर्ति ऐसे समुचित प्रौद्योगिकी को, जो ऐसे प्रौद्योगिकी हैं, इनको व्यवहार में लाकर की जा सकती है। यानी जो समुद्र तटीय जो शहर हैं, जो इलाके हैं, इनको इस प्रौद्योगिकी के माध्यम से स्वच्छ जल जो है मुहैया कराया जा सकता है। देखिए नदियों को जोड़ने की योजना राष्ट्रीय जल मिशन में शामिल तो नहीं है, साथ ही सरकार के द्वारा भौम जल निकालने के लिए किसानों को प्रतिपूर्ति प्रदान करना भी इसमें शामिल नहीं है। 30 जून 2008 को जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना आरंभ की गई थी। राष्ट्रीय जल मिशन इसी कार्य योजना का जो है एक भाग है। यह मिशन एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को सुनिश्चित करने में सहायता करेगा। इससे जल संरक्षण, जल के न्याय संगत वितरण और जल के अपव्यय को कम से कम करने में सहायता मिलेगी। राष्ट्रीय जल मिशन 5 प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीति बनाने पर बल देगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय जल मिशन के जो प्रमुख लक्ष्य हैं इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए पहला लक्ष्य है बेसिन स्तरीय समेकित जल प्रबंधन, पब्लिक डोमेन में व्यापक जल आंकड़ा आधार, जल संरक्षण संवर्धन, इसके लिए नागरिक और राज्य कार्रवाइयों को जो है बढ़ावा देना, अति दोहित क्षेत्रों पर ध्यान देना और जल उपयोग कुशलता में 20% की बढ़ोतरी देना। इन 5 लक्ष्यों को ध्यान रखिएगा। यह मिशन राष्ट्रीय जल नीति के प्रावधानों का ध्यान रखेगा और विभिन्न पात्रता और मूल्य के साथ नियामक तंत्रों के माध्यम से जल उपयोग कुशलता 20% तक बढ़ाकर जल के अनुकूलतम उपयोग का एक ढांचा तैयार करेगा। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 में अधिनियमित किया गया, इसे वर्ष 1988 में संशोधित किया गया। वाटर यानी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट 1977 में लागू किया गया। आरंभ में यह अधिनियम तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं था, किंतु वर्तमान में यह अधिनियम पूरे देश में लागू है। बालू खनन से नदियों का तंत्र जो है प्रभावित होता है तथा इससे नदियों की खाद्य श्रृंखला नष्ट होती है।
सैंड पंपों के कारण नदी की जैव विविधता पर भी असर पड़ता है। बालू खनन से नदियों का प्रवाह पथ जो होता है प्रभावित होता है। इससे भू कटाव बढ़ने से भूस्खलन जैसी आपदाओं की आवृत्ति में वृद्धि हो सकती है। नदियों में रेत खनन से निकटवर्ती क्षेत्रों का भूजल स्तर बुरी तरह से प्रभावित होता है। साथ ही भूजल प्रदूषित भी होता है। प्राकृतिक रूप से पानी को शुद्ध करने में बालू की बड़ी भूमिका होती है। बालू खनन के कारण नदियों की स्वतः जल को साफ करने की जो क्षमता है इस पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इस पर आधारित पहला प्रश्न, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? आपको मालूम है इसका सही जवाब होगा क्लोरीन, बी ऑप्शन। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए क्लोरीन गैस एवं ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। क्लोरीन गैस जल शोधन के प्राथमिक चरण में जीवाणुओं को निष्क्रिय करने का कार्य करती है। इसके बाद सेकंड नंबर प्रश्न है, यदि राष्ट्रीय जल मिशन सही ढंग से और पूर्णतः लागू किया जाए तो देश पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला, शहरी क्षेत्रों की जल आवश्यकताओं की आंशिक आपूर्ति अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण से हो सकेगी। बिल्कुल सही है। दूसरा, ऐसे समुद्र तटीय शहर जिनके पास जल के अपर्याप्त वैकल्पिक स्रोत हैं, इनकी जल आवश्यकताओं की आपूर्ति ऐसे समुचित प्रौद्योगिकी व्यवहार में लाकर की जा सकेगी जो समुद्री जल को प्रयोग लायक बना सकेगी। यह भी सही है। और तीसरा जो है, हिमालय से उद्गमित सभी नदियां प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से जोड़ दी जाएंगी। यह सही नहीं है। और चौथा भी सही नहीं है, सरकार कृषकों के द्वारा भौम जल निकालने के लिए बोरिंग से खोदे गए कुएं और उन पर लगाई गई मोटर और पंप सेट पर वहन किए गए व्यय की पूरी तरह प्रतिपूर्ति करेगी। देखिए, इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, यानी पहला और दूसरा। शहरी क्षेत्रों की जल संबंधी जरूरतें अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण से पूरी की जा सकती है। इससे जल का संरक्षण तो संभव होगा ही, साथ में अपशिष्ट जल के प्रयोग में भी जो है उपयोग, मतलब कि अपशिष्ट जल को प्रयोग में भी लाया जा सकेगा। अपशिष्ट जल के प्रबंधन में राष्ट्रीय जल मिशन की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। साथ ही राष्ट्रीय जल मिशन के तहत ऐसे समुद्र तटीय शहर जिनके पास जल के अपर्याप्त वैकल्पिक स्रोत हैं, उनकी जल आवश्यकताओं की आपूर्ति ऐसे समुचित प्रौद्योगिकी को व्यवहार में लाकर की जा सकेगी जो समुद्री जल को प्रयोग लायक बना सके। नदियों को जोड़ने की योजना राष्ट्रीय जल मिशन में शामिल नहीं है। साथ ही सरकार के द्वारा भौम जल निकालने के लिए किसानों को प्रतिपूर्ति प्रदान करना भी इसमें शामिल नहीं है। थर्ड नंबर है, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम जो है किस वर्ष लागू किया गया? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1974 और ऑप्शन सी 1981 और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा 1974, ऑप्शन बी। याद रखिएगा, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 में अधिनियमित किया गया और इसे वर्ष 1988 में संशोधित किया गया। फोर्थ नंबर है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट लागू किया गया। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट कब लागू किया गया? 1977 में, सी ऑप्शन। ठीक है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट वर्ष 1977 में लागू किया गया। वर्तमान में यह अधिनियम पूरे देश में लागू है। प्रश्न संख्या 5 है, पेयजल में संख्या प्रदूषण सर्वाधिक है, कहां पर? तो सही जवाब होगा कलकत्ता में। देखिए, प्रश्नगत विकल्पों में कोलकाता में जो है पेयजल में संख्या प्रदूषण यानी आर्सेनिक प्रदूषण जो है, आर्सेनिक सबसे ज्यादा मतलब कि कोलकाता में, मतलब कि जो कोलकाता में पेयजल है इसमें संख्या प्रदूषण सर्वाधिक है, इसमें आर्सेनिक सबसे ज्यादा है। 6 नंबर है, जल शुद्धिकरण प्रणालियों में पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट यानी यूवी विकिरण की क्या भूमिका है? जल शुद्धिकरण प्रणालियों में पराबैंगनी विकिरण की क्या भूमिका है? पहला जो भूमिका दिया गया है, यह जल में उपस्थित नुकसानदेह सूक्ष्मजीवों को निष्क्रिय या नष्ट कर देती है। दूसरा, यह जल में उपस्थित सभी अवांछनीय गंधों को दूर कर देती है। यह जल में उपस्थित ठोस कणों के अवसादन को तेज करती है और आविलता दूर करती है और जल की निर्मलता में सुधार लाती है। बताइए, यूवी विकिरण की क्या भूमिका होती है जल शुद्धिकरण में? तो सही जवाब होगा पहला, यानी जो कथन सत्य है वो है सिर्फ पहला कथन। देखिए, पराबैंगनी विकिरण एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है। पराबैंगनी विकिरण युक्त जल शोधन प्रणालियों में बिना किसी खतरनाक रसायन के प्रयोग से जल को कीटाणु मुक्त किया जाता है।
यूवी किरणों के प्रयोग से जल के स्वाद, महक और रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, ध्यान रखिएगा। 7 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है? निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है? सही जवाब होगा ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड और क्लोरेमीन, यानी उपयुक्त सभी, तो डी ऑप्शन। जल को कई विधियों से जीवाणु रहित किया जा सकता है, जैसे पहला है ताप तथा अन्य भौतिक कारणों के द्वारा, दूसरा परावैंगिक किरणों तथा रेडियोधर्मी आयन के द्वारा, और तीसरा है रसायनों द्वारा ऑक्सीकरण करके, जैसे ओजोन, आयोडीन एवं क्लोरीन के यौगिकों के द्वारा। क्लोरेमीन तथा क्लोरीन डाइऑक्साइड भी जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। 8 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से नदी तल में बहुत अधिक बालू खनन के संभावित परिणाम हो सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन से नदी तल में बहुत अधिक बालू खनन के संभावित परिणाम हो सकते हैं? तो पहला है नदी की लवणता में कमी, दूसरा है भौम जल का प्रदूषण, तीसरा है भौम जल स्तर का नीचे चले जाना। इन तीनों में से बताइए कौन सत्य है? तो दूसरा और तीसरा बिल्कुल सत्य है। देखिए, बालू खनन से नदियों का तंत्र प्रभावित होता है, इससे नदियों की खाद्य श्रृंखला नष्ट होती है, सैंड पंपों के कारण नदी की जैव विविधता पर भी असर पड़ता है। बालू खनन से नदियों का प्रवाह पथ प्रभावित होता है, इससे भू कटाव बढ़ने से भूस्खलन जैसी आपदाओं की आवृत्ति में वृद्धि हो सकती है। नदियों में रेत खनन से निकटवर्ती क्षेत्रों का भूजल स्तर बुरी तरह प्रभावित होता है, साथ ही भूजल प्रदूषित होता है। प्राकृतिक रूप से पानी को शुद्ध करने में बालू की बड़ी भूमिका होती है। बालू खनन के कारण नदियों की स्वतः जल को साफ करने की क्षमता पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में जल संरक्षण से संबंधित बातें करेंगे और आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और घटना चक्र का और पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल है, अगर आपको जरूरत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।